मामा जब अपनी गर्लफ्रेंडों से मिलने के लिए जाता तो वो साथ में अपने भांजे को ले जाया करता था। कहीं भी रेस्टोरेंट जाता या कहीं घूमने के लिए जाता तो वो भांजे को हमेशा अपने साथ लेकर जाता। भांजा भी मामा की जो दो प्रेमिकाएं थी उनसे बातचीत करता था, उनका नंबर उसने ले लिया था और इसी ले जाने लाने में जो भांजा था वो अपनी मामा की दोनों प्रेमिकाओं को पटा लेता है। पटाने के बाद अब मामा को तो कानो कान खबर नहीं थी। अब भांजा छुपा चोरी मामा की प्रेमिकाओं से बातों में लगा रहता है और ये बातों का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर भांजा उन प्रेमिकाओं को लेके होटल में जाने लगता है। वक्त बढ़ता जाता है और एक दिन ये बात मामा को पता चल जाती है कि भांजे ने उसकी दोनों प्रेमिकाओं को पटा लिया है और पटाने के बाद अब वो उन्हीं को डेट पर लेकर जा रहा है। और फिर ये पता चलने के बाद एक विवाद होता है और विवाद के बाद एक कत्ल होता है। कत्ल भी इतनी खौफनाक तरीके से किया जाता है कि पहले गोली मारी जाती है, फिर गोली मारने के बाद दूसरे दिन तक लाश को रखा जाता है, फिर लाश के 3 टुकड़े किए जाते हैं और उन टुकड़ों को ले जाकर ठिकाने लगा दिया जाता है। और फिर पुलिस तक ये खबर पहुंचती है, फिर पुलिस कत्ल का खुलासा होता है। अब कत्ल किसका हुआ? भांजे ने मामा की प्रेमिकाओं को जब पटा लिया था तो ऐसा विवाद क्या हुआ? पूरी कहानी जब आप शुरुआत से लेकर आखिर तक सुनेंगे कि आखिर मामे भांजे की ये जो इन दोनों की रिश्तेदारी थी, इसमें 2 लड़कियों के आने के बाद कैसे खौफनाक ये घटना में बदल गई, तब्दील हो गई। पूरी कहानी बड़ी हैरान करने वाली है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार के भागलपुर ज़िले की और वहाँ का नाथनगर थाना है। उसी थाने में 26 दिसंबर की शाम लगभग 7 बजे का टाइम था कि कुछ लोग थाने में आते हैं और जो थाना इंचार्ज थे उनसे मिलते हैं और मिलने के बीच बताते हैं, उसमें एक जो शख्स था वो बताता है कि मेरा भांजा जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, जिसका नाम अभिषेक था, वो 23 दिसंबर से लापता है और उसको हम बराबर ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। और अब जब हमने सब जगह ढूंढ लिया, वो नहीं मिला, तो हम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए हैं। जो मामा संतोष था वो बताता है कि उसके भांजे की उम्र लगभग 30 साल है, जिसका नाम अभिषेक है। और अभिषेक मेरी और मेरी पत्नी के साथ रहता था, यहीं साथ में रहकर काम करता था। और 23 दिसंबर की शाम लगभग 8 रात के 8 या 9 बजे का टाइम था। वो आता है घर के अंदर और जब हम उससे बोलते हैं कि खाना खा लो, तो वो ये बोलता है कि ज़रा मैं ऑटो वाले की 150 रुपये दे आऊँ, थोड़ी देर के बाद आता हूँ। और वो घर से निकल जाता है। क्योंकि रात का टाइम हो चुका था, हम लोग जल्दी सो जाते हैं, तो हम लोग अभिषेक के बारे में भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अभिषेक बस थोड़ी देर बाद आ जाएगा और हमारी आँख लग जाती है, हम सो जाते हैं। और सुबह लगभग 4 बजे के टाइम पर जब मेरी आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि अभिषेक अभी तक नहीं आया, तो मुझे बेचैनी हो जाती है। मैं फ़ौरन अभिषेक को कॉल करता हूँ, लेकिन अभिषेक मेरा फ़ोन नहीं उठाता। फिर मैं फ़ोन करता रहता हूँ और सुबह लगभग 6 बजे के टाइम पर अभिषेक मेरा फ़ोन उठाता है। और अभिषेक से जब मैं बोलता हूँ कि तुम रात को घर क्यों नहीं आए, तुम कहाँ पर हो और किसके साथ हो, तो अभिषेक बोलता है कि मैं जमालपुर अपने दोस्तों के साथ आ गया हूँ, यहाँ पर बर्थडे पार्टी है, तो मैं बस अभी थोड़ी देर के बाद निकल जाऊँगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे साथ में कौन कौन है, मेरी बात कराओ। तो अभिषेक कोई बातचीत नहीं करवाता और फ़ोन काट देता है। और मामा के बराबर में अभिषेक की पत्नी खड़ी हुई थी और अभिषेक की पत्नी बताती है कि हमने 24 दिसंबर की सुबह के टाइम पर 7 बजे जब अभिषेक को कॉल किया तो अभिषेक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वो यही बोल रहा था कि मैं बर्थडे पार्टी में आया हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा। और अभिषेक का फ़ोन कट जाता है। फिर हम जब दोबारा अभिषेक को कॉल करते हैं तो अभिषेक का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर उसके बाद से ही बराबर मामा और पत्नी और सारे रिश्तेदार अभिषेक को चारों तरफ ढूंढने में लगे हुए थे। हर जगह अभिषेक के बारे में पता कर रहे थे, लेकिन कहीं पर भी अभिषेक का कुछ पता नहीं चला। और ये बात थाने वाले के कोतवाल साहब को बताई जाती है। अब कोतवाल साहब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और अभिषेक के बारे में पता करना शुरू करते हैं। अभिषेक के नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है कि लास्ट टाइम अभिषेक ने किसको कॉल की थी, किसके साथ गया था। तो पता चलता है कि 23 दिसंबर को अभिषेक ने जो कॉल की थी वो आयुष को की थी और राधे को की थी। इन दोनों नंबरों से जो अभिषेक है उसकी लास्ट टाइम बातचीत हुई है। फिर पुलिस ये पता करती है कि 24 दिसंबर की सुबह जो अभिषेक का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। और फिर लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि लोकेशन जो बोगच्ची है, बोगच्ची का जो बगीचा है
वहीं के पास की लोकेशन थी अभिषेक की भी, आयुष की भी और राधे की भी। जब पुलिस को ये बात पता चलती है कि 7 वाले 24 दिसंबर की लास्ट लोकेशन वहीं की थी सुबह के टाइम की, और सुबह के टाइम ही फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है, और जो आयुष और राधे की भी लोकेशन वहाँ की थी, तो पुलिस का शक इन दोनों दोस्तों के ऊपर जाता है। अब पुलिस राधे के बारे में पता करती है, तो राधे ऑटो चलाता है और आयुष अभिषेक का करीबी दोस्त है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि वहाँ पर तुम लोग क्या करने के लिए गए थे और अभिषेक कहाँ पर है। जब पुलिस एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, टाइमिंग बताती है, तो ये दोनों घबरा जाते हैं और घबराने के बाद टूट जाते हैं और बोलते हैं कि हमने तो अभिषेक के पहले गोली मारी, फिर उसके बाद हमने अभिषेक के 3 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को शाहपुर की जो गंगा है वहाँ पर ले जाकर बहा दिया, और जिस कट्टे से गोली मारी थी वो भी कट्टा वहाँ पर दफन है। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि आयुष और राधे ने हत्या कर दी सिर्फ, तो ये दोनों बताते हैं कि नहीं, हमारे साथ एक और भी है, ऋतिक भी हमारे साथ था और हम 3 थे, और जो हम तीनों से हत्या करवाई है वो हत्या करवाने वाला अभिषेक का मामा संतोष है। पुलिस को जब ये पता चलता है तो पुलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि पुलिस के पास जो रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया था वो खुद संतोष मामा आया था, और दूसरी चीज़ संतोष ही अपने भांजे को चारों तरफ ढूंढता फिर रहा था और संतोष के साथ ही भांजा रहता था। अब सवाल ये था कि आखिर जो मामा था उसने अपने भांजे की क्यों हत्या करवा दी। पुलिस बिना देरी किए आनन फानन में छापा मारती है और छापा मार कर घर से जो मामा था उसको गिरफ्तार कर लेती है। और दूसरी तरफ शाहपुर गंगा पुलिस पहुंचती है, वहां से जहां अभिषेक के टुकड़े फेंके गए थे उन टुकड़ों को ढूंढना शुरू करती है। तो एक धड़ मिलता है, 2 हाथ मिलते हैं जो पीछे अभिषेक की जैकेट से बंधे हुए थे, घुटनों से नीचे दोनों पैर काट दिए गए थे, बीच का हिस्सा काट दिया गया था, मतलब 3 टुकड़ों में अभिषेक की डेड बॉडी मिलती है। परिवार में कोहराम मच जाता है, मामा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल ये था कि आखिर मामा ने अपने ही दोस्तों से अपने भांजे की क्यों हत्या करवा दी। और जो 3 दोस्त थे, जो राधे, आयुष और ऋतिक, ये लोग बताते हैं कि 2 लाख रुपए की संतोष मामा ने सुपारी दी थी, 10,000 रुपये एडवांस दिए थे। अब पुलिस पूरे केस की शुरुआत से जब आखिर तक जांच पड़ताल करती है, पूरी कहानी को पता करती है, तो पता चलता है कि ये जो भांजा था अभिषेक, ये शादीशुदा है और ये कहल गांव के मकसपुर का रहने वाला था, अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन मामा के ऊपर 3 साल पहले फ्रॉड के केस दर्ज हुए थे, मतलब फ्रॉड करने के, धोखाधड़ी के, और उसके बाद ये तिहाड़ जेल में बंद था और तिहाड़ जेल से कुछ ही महीने पहले ये बाहर आया था। कुछ महीने पहले बाहर आया और उसके बाद इसने अपने भांजे अभिषेक से बोला कि साथ में मिलकर जो ये फ्रॉड का काम होता है, धोखाधड़ी का काम होता है, ये हम मिलकर करेंगे। और फिर ये मामा भांजे मिलकर जो काम करते थे वो काम ये था कि लड़कियों से कॉल करवाते थे, मतलब जैसे शेयर मार्केट के लिए कॉल करवाते हैं वैसे ही ये लड़कियों से कॉल करवाते थे। लड़कियां कॉल करती थी, पैसा आता था, पासबुक वगैरह जो आती थी उसके ज़रिए मामा भांजे फ्रॉड किया करते थे और ऐसे ही पैसा कमा रहे थे। भांजा अपने मामा के घर पर रहता था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ये जो मामा संतोष है, इसकी 2 गर्लफ्रेंडें थीं जो इसी के पास काम करती थीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पैसे वाला था, तो गर्लफ्रेंडें इसकी बन चुकी थी। ये शादीशुदा था, उसके बावजूद इसकी गर्लफ्रेंडें थी। और अपनी गर्लफ्रेंडों से जब भी ये कार में मिलने के लिए जाता तो कार अपने मतलब भांजे से चलवाता। जब एक प्रेमिका से मिलने के लिए जाता तो पीछे वाली सीट पर मामा बैठा हुआ होता प्रेमिका के साथ और अभिषेक कार चला रहा होता। ऐसे ही आना जाना होता रहता है। और उसी बीच संतोष खुद ये बात बताता है कि उसी बीच भांजे ने मेरी ही प्रेमिका को नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद छुपा चोरी तरीके से वो बातचीत करने लगा। मेरी प्रेमिका को उसने गर्लफ्रेंड बना लिया क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा है मेरे भांजे से और मेरा भांजा थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, तो मेरी प्रेमिका भांजे से सेट हो गई। मुझे कानो कान खबर नहीं थी, वक्त चलता जाता है, लेकिन मैं 2-3 बार देखता हूँ कि मेरे भांजे के पास मेरी प्रेमिका के नंबर से कॉल आ रही है और जब मैं उससे सवाल जवाब करता हूँ, उससे लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ कि तुम्हारे पास मेरी प्रेमिका का नंबर कैसे आया, और वो भी दोनों प्रेमिकाओं के नंबर थे, मैंने चेक कर लिया था फ़ोन में। तो भांजा बोलता है कि देखो तुम भी मतलब तुम शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ, तुम्हारे अलग जगह अवैध संबंध है, तुम शादी तो करोगे नहीं, तुम मज़े ले रहे हो तो मैं भी मज़े ले रहा हूँ, तो मुझे मज़े लेने दो। अगर तुम ज़्यादा परेशान मुझे करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को ये बात बता दूंगा और उसके बाद हो सकता है तुम्हारा तलाक हो जाए, तुम्हारा घर टूट जाए। ये जो संतोष था ये अपनी पत्नी को ज़्यादा प्यार करता था और इसका परिवार अच्छा खासा बसा हुआ था। अब ये चाहता नहीं था
क्या भांजा मतलब ये बात घर पर बताए, तो ये बड़ा टेंशन में आ जाता है। एक तो ये उसकी प्रेमिकाओं को मतलब सेट करे हुए है, उसकी प्रेमिकाओं के साथ डेट पर जा रहा है। दूसरा ये बात वो विवाद भी नहीं कर सकता, भांजा घर पे ये बात बता देगा। तो संतोष कुल मिलाकर फंस जाता है और फंसने के बाद ये रास्ता ढूंढने लगता है। संतोष बताता है कि वो ये बात अपने दोस्त आयुष को बताता है। आयुष अभिषेक का भी दोस्त था, उसका भी दोस्त था। वो बोलता है कि मेरे भांजे को रास्ते से हटाना है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो आयुष बोलता है कि 2 लाख रुपए में काम हो जाएगा। फिर इस प्लानिंग में ये राधे को लेता है, क्योंकि राधे ऑटो चलाता है, और फिर ऋतिक को लेता है। ये तीनों मतलब प्लानिंग में हो जाते हैं। एडवांस में ये संतोष से 10,000 रुपये ले लेते हैं। उन 10,000 रुपये में एक 3,000 रुपये का ये कट्टा खरीदते हैं, शराब के लिए पैसे खर्च करते हैं। कुल मिलाकर 5500 रुपये ये खर्च कर देते हैं। इनके पास 4500 रुपये बचते हैं। और फिर 23 दिसंबर को ये लोग ऑटो में बिठाकर अभिषेक से बोलते हैं कि चाय पीने के लिए चल रहे हैं, वहाँ पर बर्थडे भी है और पार्टी भी करेंगे। और फिर ये जो बोगच्ची है वहाँ का एक घर था, वहाँ पर ये लेकर पहुँचते हैं। झोपड़पट्टी वाला घर था, वहाँ लेकर पहुँचते हैं 23 दिसंबर की रात को। और उस टाइम पर वहाँ पर ये अभिषेक को शराब पिलाते हैं, रात भर गाना बजता है, नाचते हैं। इनके अंदर हिम्मत ये लोग नहीं जुटा पा रहे थे। दूसरी तरफ कॉल पर बराबर जो ये मामा था, वो कॉल पर आयुष राधे से बातचीत में लगा हुआ था कि अभिषेक ने कितनी शराब पी ली, कितना मतलब क्या काम हो गया। और ये लोग अपने साथ में एक कट्टा लेकर गए थे और एक हेक्सा ब्लेड आता है, बहुत खतरनाक ब्लेड होता है, उसको भी लेकर गए थे जिससे इनको टुकड़े करने थे। तो ये सारी चीज़ें ऑटो में रखी हुई थी। और जब 24 दिसंबर की सुबह होती है तो फिर ये लोग अभिषेक को कट्टे की नोक पर ले लेते हैं और बोलते हैं, जब फ़ोन आता है अभिषेक की बीवी का, तो बोलते हैं कि बोल दो कि तुम बर्थडे पार्टी में आए हुए हो, थोड़ी देर के बाद आ जाओगे। अभिषेक उस टाइम पर कुछ नहीं समझ पाया था कि आखिर ये तीनों उसको क्यों मारना चाहते हैं, आखिर उसने क्या गलती कर दी है, वजह क्या है। अभिषेक गन पॉइंट पर था, वो चुपचाप था, और जब वो बात कर लेता है, फ़ोन काट देता है, तो आयुष उसके गोली मार देता है। गोली जो मारता है वो जांघ पर मारता है, वहीं पर ये अभिषेक गिर जाता है। फिर उसके बाद ये बात फ़ौरन फ़ोन कर मामा संतोष को बताते हैं कि हमने गोली मार दी है। मामा बोलता है गोली मत मारो, जल्द से जल्द जो उसका गला है वो काट डालो। फिर ये लोग राधे पैर पकड़ता है, ऋतिक हाथ पकड़ता है और आयुष गले को काट देता है, आधा गला कटता है। फिर ये संतोष को फ़ोन कर बताते हैं कि हमने आधा गला काट दिया है, लेकिन जो मामा था वो बोलता है पूरा गला काटो और सांसें चेक करो, कहीं रह तो नहीं गई सांसें। मतलब एक एक चीज़ को बराबर कॉल कर ये बता भी रहा था। फिर वो लोग पूरा गला काट देते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं रात होने का। 24 दिसंबर की जब रात होती है तो फिर ये लोग बॉडी को ऑटो में रखते हैं, क्योंकि खून वगैरह तो निकल जाता है, और फिर उसको लेकर पहुंचते हैं शाहपुर की तरफ। फिर वहाँ पर ले जाकर 3 टुकड़े करते हैं और उन 3 टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं, और जो कट्टा था उसको ज़मीन में दफन कर देते हैं। अभिषेक के फ़ोन को तोड़ देते हैं और वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। इनको यकीन था कि ये पकड़े नहीं जाएंगे। प्लानिंग बड़ी शातिराना थी, लेकिन प्लानिंग कितनी भी शातिराना हो, कुछ ना कुछ तो गलती हो जाती है। कॉल डिटेल्स लास्ट टाइम कॉल की थी, उसकी वजह से जाहिर सी बात है अभिषेक के पास जिसने लास्ट कॉल की होगी वही पकड़ा जाएगा, और साथ की लोकेशन, इस वजह से ये लोग पकड़े गए। वहीं जब इस घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान था कि मतलब मामा ने अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए, क्योंकि भांजा उसको ये भी धमकी देता था कि देखो मुझे तुम्हारे सारे फ्रॉडों के बारे में पता है, मैं पुलिस को भी बता दूंगा, अगर तुम मतलब ज़्यादा दिक्कत दोगे तुम्हारी पत्नी को भी बता दूंगा। तो मतलब थोड़ी बहुत ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसने अपने भांजे के 3 टुकड़े करवा दिए। अगर वो चाहता तो अपने भांजे को काम से हटा सकता था। तो ऐसा ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो क्या करें, कैसे इस मुसीबत से बचें, और फिर वो ऐसे ही मतलब सोचना शुरू कर देते हैं और फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो कभी भी आपकी दिमाग में ऐसा ख्याल आए तो अपने दिमाग को संयम में रखें, कंट्रोल में रखें, और ऐसे गलत फैसले ना लें। अब बेचारे संतोष ने इन चीज़ों को छिपाने के लिए कत्ल किया था, अब उस पर कत्ल का भी मतलब पूरा लग गया, क्योंकि उसने कत्ल में शामिल था, कत्ल उसी ने करवाया। और दूसरी तरफ जो उसका परिवार था वो भी टूट गया। और तीसरी बात, पूरे समाज में पता चल गई कि भांजे का ही कत्ल कर दिया, वो भी सगे भांजे का। तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर मामा अपने भांजे से ये बोलता कि ठीक है तू बता दे घर पे, अगर मैंने किया है बता दे, तो थोड़ा बहुत पत्नी में झगड़ा होता, लेकिन एक वक्त के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता अगर वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लेता तो। लेकिन उसने ये सब नहीं सोचा, उसने कत्ल का रास्ता चुन लिया और इतना सब हो गया। तो ये वीडियो बताने का मेरा मकसद ये था
कि अगर आपकी ज़िंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाएं, आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो आप अपने दिमाग को ठंडा कर कर सोचें, एक ना एक रास्ता खुला होता है। लेकिन जिसके रास्ते बंद होते हैं उसको ऐसे लगता है कि कोई रास्ता नहीं खुला और उससे ज़्यादा किसी को नहीं पता, और बस वो यही सोच लेता है। लेकिन अगर आप ढंग से सोचेंगे तो जितने भी क्राइम होते हैं, जितने भी मर्डर होते हैं, उसमें एक ना एक रास्ता होता है। इसमें रास्ता ये था कि वो अपनी पत्नी को खुद ही बता देता, माफ़ी मांग लेता, पत्नी माफ़ कर देती, पत्नी सूली पर तो चढ़ा नहीं देती। अब जो उसको सज़ा मिलेगी उससे बहुत कम सज़ा मिलती, लेकिन उसने सज़ा से बचने के लिए ही इतनी बड़ी सज़ा ले ली। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।